नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर। गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक होगा विधानसभा सत्र। 4 को राज्य सरकार पेश करेगी बजट। कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत। मुख्यमंत्री ने गांधी शताब्दी चिकित्सालय में 132 नई एम्बुलेंस का किया फ्लैग ऑफ। आईसीयू यूनिट का भी किया लोकार्पण। कोरोना में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और कार्मिकों को 11,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी की सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेट शीट। 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से छात्र डाउनलोड कर सकेंगे डेट शीट। और मुख्यमंत्री ने पुलिस वार्षिक सम्मेलन में की कई घोषणाएं। गैरसैंण में खुलेगी इंडियन रिजर्व बटालियन की 3री यूनिट। 5 जर्जर पुलिस लाइनों के उच्चीकरण के साथ एंटी ड्रग पॉलिसी भी की जाएगी तैयार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। दोनों बैठकों में कुल 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी कि आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं 4 मार्च को प्रदेश सरकार राज्य का बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब जल्द ही कुंभ की एसओपी जारी कर दी जाएगी। एसओपी जारी करने से पहले मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद से वार्ता करेंगे। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन में जिला स्तर पर बनाई गई समितियों में संशोधन किया गया है। समितियों में सांसद, विधायक और मंत्री नामित सदस्य होंगे। जल जीवन मिशन ढांचा को स्वीकृत करते हुए 97 पदों पर सहमति दी गई है। वहीं उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा नियमावली अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा में 2 संशोधन हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत रहेंगे। जल्दी इसकी एसओपी जारी होगी और सलाह मशवरा करने के बाद अखाड़ों से बात करेंगे मुख्यमंत्री जी। और अखाड़ों से बात करने के बाद और अंततः मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि आप इसका निर्णय ले लेंगे। उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली लेकर आए हैं। इसमें धारा 3 में थोड़ा संशोधन किया गया है, धारा 5 में संशोधन किया गया है और धारा 9 में, 3 धाराओं में इसका छोटा छोटा संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन होता है, एक तो उनका था कि जो उनके प्रमोशन से संबंधित था, उन्होंने कहा कि पहले कोई लघु दंड या 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, उसमें लिफाफा बंद हो गया। उसमें लिखा कि यदि कोई अपील लंबित हो तो उसको भी हम लिफाफा समाप्त होने तक, उसको लिफाफा खोले जाने तक उनको कुछ हम देंगे। इस एक तो ये संशोधन किया है। इसी प्रकार धारा 9 में जो संशोधन किया गया है कि उसमें उनकी जो एज थी वो 21 से और 28 वर्ष के बीच होनी थी, जो 1 जुलाई को होगी, जो आयु भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को, एक ये संशोधन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर शामिल किया। इन आपातकालीन एम्बुलेंसेस को विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के माध्यम से लिया गया है। ये एम्बुलेंसेस एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त हैं। मुख्यमंत्री ने गांधी शताब्दी अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में रहा है। उन्होंने कहा कि नई एम्बुलेंस खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। जो एक कनेक्टिविटी चाहिए, उस दृष्टि से 139, 108 हमने अभी 2 साल पहले राज्यवासियों को समर्पित की और अभी 132, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये 271 एम्बुलेंस और जिनमें जो एडवांस श्रेणी की हैं, ऐसी भी कुछ हैं, उनको राज्य को समर्पित किया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र और कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों और अन्य कार्मिकों को 11,000 रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप देने की घोषणा की। मैं समझता हूं कि देश के अंदर सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी कोविड महामारी के शिकार भी हुए, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें काम किया है। इसलिए हमको ये लगा कि उनको कहीं न कहीं सरकार की ओर से उनका जो समर्पण है उसका सम्मान होना चाहिए। इसको पैसे के रूप में नहीं देखता, मैं पैसे के रूप में नहीं देखते, लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं उनको एक तरह से हम अवार्ड कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी होने के बाद छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट से छात्रों को पता चल जाएगा कि उनका किस विषय का पेपर किस दिन है। डेट शीट में परीक्षा की तारीखों के अलावा बोर्ड परीक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज ये डेट शीट आपको मिल रही है और इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरे करने के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही बर्फबारी के कारण जो कार्य बाधित हुए उन कार्यों में तेजी लाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत बैठने, पेयजल और शेड की भी उचित व्यवस्था हो। समीक्षा बैठक में उपस्थित पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में पहले चरण में मंडप से संबंधित कार्य 85% पूरा हो चुका है। शेष कार्य 15 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ में प्रथम चरण में 245 करोड़ रुपए के कार्यों का प्लान तैयार हो चुका है। यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की 3री यूनिट खोले जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका आधुनिकीकरण अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 5 पुलिस लाइनों के उच्चीकरण किए जाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही प्रदेश में एंटी ड्रग पॉलिसी तैयार किए जाने की भी बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छात्र पुलिस कैडेट के लिए भी वर्दी की व्यवस्था किए जाने की बात कही। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पुलिस को हेली सर्विस उपलब्ध कराए जाने और पेट्रोलिंग के लिए मोबिलिटी बढ़ाने के लिए वाहन की व्यवस्था किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुंभ को महत्वपूर्ण चुनौती बताया और पुलिस समेत सभी विभागों के पूरी तरह से तैयार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के मॉडर्नाइजेशन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हमने निर्णय लिए हैं कि एक तो आईआरबी की एक बटालियन, ये आईआरबी 3 अभी 2 हैं, तीसरी गैरसैंण में खोली जाएगी, जिसमें लगभग 800 के करीब 800-900 के करीब जवान और अधिकारी होंगे। जो 5 पुलिस लाइन है जिनके काफी जर्जर स्थिति हो गई है ऐसे, और उसमें 5 अल्मोड़ा की फराकर ये आप इनको दे देना बाद में। उन 5 पुलिस लाइनों का उच्चीकरण करने की मैंने यहाँ पर घोषणा की है। अभी राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं है, तो कहा गया कि एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएं ताकि उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत आगे चल करके काम किया जाए। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस और पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस की मांग को रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें अवगत कराया है कि कोटद्वार से नई दिल्ली और टनकपुर से नई दिल्ली को चलने वाली प्रस्तावित जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन के लिए स्वीकृति मिल गई है। सांसद अनिल बलूनी ने यह भी जानकारी दी कि दोनों ट्रेनों का संचालन इसी फरवरी माह के अंत
तक शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता से प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखंड को लगभग 90,000 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्तुति से उत्तराखंड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई में बड़ी राशि मिलने से सड़क से वंचित रह गए गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है, जिससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखंड को कुल 89,845 करोड़ रुपए की संस्तुति की गई है। इसमें राज्य को राजस्व घाटा व अन्य सेक्टर के लिए अनुदान के रूप में 5 साल के लिए 42,611 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 5 साल में 47,234 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे। उत्तराखंड में केंद्रीय बजट की व्यापारी वर्ग काफी सराहना कर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि बजट में उनके साथ ही आमजन का पूरा ख्याल रखा गया है। हरिद्वार स्थित सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महासचिव राज अरोड़ा का कहना है कि बजट में सरकार ने सभी उद्योगों को मजबूत करने के लिए बिजली, सड़क और रेल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान किया है, जिससे इन सभी माध्यमों से उद्योगों को कच्चे माल और अन्य जरूरी सामान की उपलब्धता जल्द से जल्द हो सकेगी और उत्पादों को बेचने में भी सुविधा होगी। इंडस्ट्रीज को सरवाइव करने के लिए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और मुझे खुशी है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। इससे जो एग्जिस्टिंग इकाइयां हैं उनको भी सहायता मिलेगी आगे बढ़ने के लिए और नए उद्योगों को भी अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। और खासकर मैं बात करूं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहां पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बड़ा महत्व है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बजट के बाद इंडस्ट्रीज काफी डेवलप होंगी। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने मेले की दृष्टिगत हर की पैड़ी से मच्छर मक्खी नियंत्रण कार्यक्रम के अभियान को हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया। इस मौके पर दीपक रावत ने अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के सफल संचालन के लिए पूरे कुंभ मेला क्षेत्र के लिए सेक्टर वाइज टीमें बनाई गई हैं, ताकि गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले होटल, ढाबों, बाजारों और खासकर खाने पीने के स्थलों पर मक्खी मच्छरों की रोकथाम की जा सके। ये फ्लाई एंड मस्कीटो कंट्रोल का एक तरह से प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे। खाने पीने की जो हमारी ईटरीज हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीजन भी पास है, तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसमें जो टीम से हमारी सेक्टर वाइज बनी है। कुंभ मेला हरिद्वार में तैनात अर्धसैनिक बलों का कुंभ मेला संबंधी 3 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण एटीसी हरिद्वार में प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षण में सीआईएसएफ और एसएसबी के 5 अधिकारियों सहित कुल 113 जवान प्रतिभाग कर रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दिए जा रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य अर्धसैनिक बल के जवानों को कुंभ मेला ड्यूटी के लिए मानसिक और व्यवहारिक तौर पर तैयार करना है। कुंभ मेले में तैनात अर्धसैनिक बलों के कई अधिकारी या जवान ऐसे भी हैं जो अपनी कुंभ तैनाती से पहले नक्सलाइट और अशांत क्षेत्रों में ड्यूटीरत रहे हैं, जहां परिस्थितियों के बिगड़ने पर तत्काल बल प्रयोग करने या शस्त्र प्रयोग करने तक की आवश्यकता होती है। वहीं कुंभ मेले में अलग परिस्थितियां होती हैं और ऐसे में यह व्यवहारिक प्रशिक्षण अधिकारियों और जवानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर। गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक होगा विधानसभा सत्र। 4 को राज्य सरकार पेश करेगी बजट। कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत। मुख्यमंत्री ने गांधी शताब्दी चिकित्सालय में 132 नई एम्बुलेंस का किया फ्लैग ऑफ। आईसीयू यूनिट का भी किया लोकार्पण। कोरोना में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों और कार्मिकों को 11,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी की सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेट शीट। 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगी बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से छात्र डाउनलोड कर सकेंगे डेट शीट।
और मुख्यमंत्री ने पुलिस वार्षिक सम्मेलन में की कई घोषणाएं। गैरसैंण में खुलेगी इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट। 5 जर्जर पुलिस लाइनों के उच्चीकरण के साथ एंटी ड्रग पॉलिसी भी की जाएगी तैयार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।